बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 18 की एग्जाम्पल नंबर 9। द फॉलोइंग डाटा gave a pair yields of two varieties of wheat. Each pair was planted in a different locality. Test the hypothesis that the mean yields are equal. इसमें हमें वैरायटी 1 की वैल्यूज़ गिवन है 45, 32, 58, 57, 60, 38, 47, 51, 42 एंड 38। वैरायटी 2 की हमें वैल्यू गिवन है 47, 34, 60, 59, 63, 44, 49, 53, 46 एंड 41। अब मैं आपको इसके सोल्यूशन की तरफ लेके आता हूँ। फर्स्ट स्टेप इज़ दैट एच नॉट म्यू डी विच इज़ इक्वल टू 0 एंड h1 म्यू डी नॉट इक्वल टू 0। आपने एक बात याद रखनी है, अगर आपको क्वेश्चन में एच नॉट और h1 के लिए कोई कंडीशन गिवन हो तो आपने उसके अकॉर्डिंग एच नॉट और h1 को लेना है। लेकिन अगर आपको कोई भी कंडीशन गिवन ना हो तो यहाँ पे आपने इक्वल टू 0 और यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 को इस्तेमाल करना है। जब आप यहाँ पे नॉट इक्वल टू इस्तेमाल करेंगे तो वो आपका टू साइडेड टेस्ट या टू टेल टेस्ट बन जाएगा। स्टेप सेकंड है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो इस क्वेश्चन में तो हमें कोई लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन नहीं है, तो आपने अपनी मर्जी से लेना है और हम इस्तेमाल करते हैं अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 0.05। तीसरा स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। टी नीचे CAL यानी कि टी कैलकुलेटेड विच इज़ इक्वल टू डी बार ओवर SD ओवर n स्क्वायर रूट। अब हमें n की वैल्यूज़ गिवन है, ना डी बार की वैल्यू गिवन है और ना SD की। इसका मतलब है हम डी बार की वैल्यू भी फाइंड करेंगे और SD की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप मैंने किया है न्यू, ये लिखने में तो v नज़र आ रहा है, न्यू बराबर होता है n-1 के। n से मुराद होता है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो मेरे पास 10 है, साथ में -1, 10 में से 1 बाकी 9। फोर्थ स्टेप है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का मतलब है हमने टी कैलकुलेटेड की वैल्यू फाइंड करने तक जो भी कैलकुलेशन करनी वो हमने स्टेप नंबर 4 में करनी है। फर्स्ट मैं डी बार की वैल्यू फाइंड करने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है वी नो दैट, हम जानते हैं डी बार बराबर होता है समेशन डी ओवर n के। अब n की मेरे पास तो वैल्यूज़ मौजूद है जबकि d की नहीं है और d बराबर होता है x1 माइनस x2 के। तो मैं अब इसको सॉल्व करता हूँ। मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें वैरायटी 1 की और वैरायटी 2 की वैल्यूज़ लिख दी हैं तरतीब के साथ जिस तरह मुझे गिवन थी। वैरायटी 1 को मैंने x1 का नाम दिया है और जो वैरायटी 2 है उसको मैंने x2 का नाम दिया है। और जो मेरा मेन पॉइंट है मैं उसको फाइंड करने जा रहा हूँ, जो मेरे पास है डिफरेंस मीन के d जो बराबर है x1 माइनस x2 के। x1 माइनस x2 का मतलब है कि आपने x1 की हर वैल्यू में से x2 की वैल्यू को माइनस करना है। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 45 माइनस 47 विच इज़ इक्वल टू -2, 32 माइनस 34 विच इज़ इक्वल टू -2, 58 माइनस 60 विच इज़ इक्वल टू -2, 57 माइनस 59 विच इज़ इक्वल टू -2, 60 माइनस 63 विच इज़ इक्वल टू -3, 38 माइनस 44 विच इज़ इक्वल टू -6, 47 माइनस 49 विच इज़ इक्वल टू -2, 51 माइनस 53 विच इज़ इक्वल टू -2, 42 माइनस 46 विच इज़ इक्वल टू -4, 38 माइनस 41 विच इज़ इक्वल टू -3। तो मैंने इनको आपस में ऐड किया तो मेरे पास उसका आंसर आया -28। अब एस डी जब मैंने फाइंड करना है तो उसमें मुझे डी स्क्वायर की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। इस वजह से यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टेप डी स्क्वायर फाइंड कर रहा हूँ। डी स्क्वायर का मतलब है कि आपने डी की हर वैल्यू का स्क्वायर लेना है, यानी कि मेरे पास फर्स्ट वैल्यू -2 है तो -2 का स्क्वायर 4, इसी तरह -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, -6 का स्क्वायर 36, -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, -4 का स्क्वायर 16 और -3 का स्क्वायर 9। तो मैंने इन वैल्यू को आपस में ऐड किया तो मेरे पास आंसर आया 94। अब फर्स्ट मैं फाइंड करने जा रहा हूँ डी बार। डी बार बराबर होता है समेशन डी ओवर n के। समेशन डी से मुराद समेशन डी की वैल्यू जो मेरे पास -28 है, नीचे n है, n से मुराद नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो मेरे पास 10 है। आपने -28 को 10 के ऊपर डिवाइड करना है तो आंसर आएगा -2.8। नेक्स्ट मेरा फाइंड स्टेप करना था SD, तो मैंने यहाँ पे पहले s स्क्वायर डी को फाइंड किया है। जब मैं s स्क्वायर डी को फाइंड कर लूँगा तो मैं दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर ख़त्म कर दूँगा तो पीछे मेरे पास SD का आंसर आ जाएगा। एस स्क्वायर डी बराबर होता है 1 ओवर n-1 समेशन डी स्क्वायर माइनस समेशन डी का होल स्क्वायर ओवर n। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। 1 ओवर n की जगह उसकी वैल्यू 10, साथ में -1, समेशन डी स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू 94 माइनस समेशन डी का स्क्वायर। वैसे समेशन डी की मेरे पास वैल्यू है -28, उसके ऊपर उसका स्क्वायर है, नीचे n है, n से मुराद नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। अब 10 में से 1 बाकी 9, 94 सेम, आगे
उसके बाद -28 का स्क्वायर जो मेरे पास है 784, नीचे मेरे पास 10, 1/9, 94 सेम, फिर माइनस, फिर आपने 784 को डिवाइड करना है 10 के ऊपर, तो आपके पास आंसर आएगा 78.40। 94 में से आपने माइनस करना है 78.40 को, तो आपके पास आंसर आएगा 15.6। नीचे मेरे पास 9 है, अब 15.6 को आपने 9 के ऊपर डिवाइड करना है, तो आपके पास आंसर आएगा 1.73। ये मेरे पास है एस स्क्वायर डी का आंसर। अब मुझे चाहिए एस डी, तो मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट ले रहा हूँ। इधर मैंने स्क्वायर रूट ली तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गई, पीछे मेरे पास एस डी बचा। इधर मैंने 1.73 के ऊपर स्क्वायर रूट ली, तो मैं कैलकुलेटर से 1.73 की स्क्वायर रूट लूँगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.32। अब मुझे डी बार की वैल्यू भी फाइंड होगी, एस डी की होगी, और एन की वैल्यू मुझे पहले गिवन थी, तो मैं ये वैल्यूज़ डी कैलकुलेटर के फार्मूला में पुट करता हूँ। पुटिंग द वैल्यूज़ इन फार्मूला, डी नीचे सी एल यानी कि डी कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू डी बार ओवर एस डी ओवर एन स्क्वायर रूट। अब डी बार की मेरे पास वैल्यू है -2.8, एस डी की मेरे पास वैल्यू है 1.32 और एन की मेरे पास वैल्यूज़ है 10। अब -2.8 सेम, 1.32 भी सेम, 10 की स्क्वायर रूट 3.16। अब -2.8 सेम, 1.3 को आपने डिवाइड करना है 3.16 के ऊपर, तो आपके पास आंसर आएगा 0.42। नेक्स्ट स्टेप में आपने -2.8 को डिवाइड करना है 0.42 के ऊपर, तो आपके पास आंसर आएगा -6.67। अब 5 स्टेप पे क्रिटिकल रीजन, तो जो क्रिटिकल रीजन होती है वो हम डायरेक्ट नहीं लेते, बुक के ऊपर एक टेबल बना हुआ है कि आपने कैसे क्रिटिकल रीजन लेनी है और किस टाइप की लेनी है, तो मैं आपको उस टेबल की तरफ लेके आता हूँ और आपको बताऊँगा कि आपने इसमें कौन सी क्रिटिकल रीजन इस्तेमाल करनी है। अब जो हमारा H1 है, H1 के अकॉर्डिंग आपने क्रिटिकल रीजन लेनी होती है। H1 जो है वहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे देखिएगा ये साइन इस्तेमाल हुआ है। अगर नॉट इक्वल टू का साइन आए तो आपने इन दोनों में से एक क्रिटिकल रीजन इस्तेमाल करनी है। तो मैंने यहाँ पे ये वाली क्रिटिकल रीजन इस्तेमाल की। ये टी के साथ कैलकुलेटर नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपने लगा लेना है। कैलकुलेटर से मुराद हमने शो करना है जो हमारी कैलकुलेशन की वैल्यू आई है। टी कैलकुलेटेड ग्रेटर आर इक्वल है टी अल्फा ओवर 2 इंटू न्यू, तो ये वाली हमने क्रिटिकल रीजन इस्तेमाल करनी है। तो मैंने लिख दिया है टी कैलकुलेटेड, उसके ऊपर मार्ड भी लगाइएगा, ग्रेटर आर इक्वल है टी अल्फा ओवर 2 इंटू न्यू। अब टी कैलकुलेटेड तो सेम रहेगा, उसके बाद ग्रेटर आर इक्वल भी सेम रहेगा। अब अल्फा ओवर 2, तो हमें ओनली वैल्यू गिवन है अल्फा की, वो हमने लिख दी। अब हमें चाहिए अल्फा ओवर 2, तो हम इन दोनों साइड के ऊपर 2 को डिवाइड कर देंगे। इधर भी 2 आ गया और इधर भी 2 आ गया। अब अल्फा ओवर 2 सेम रहेगा, 0.02 को मैं 2 के ऊपर डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.025। तो मैंने अल्फा ओवर 2 की वैल्यू लिख दी 0.025। साथ में ये न्यू है, लिखने में तो ये भी नज़र आ रहा है। न्यू से मुराद था डिग्री ऑफ फ्रीडम। न्यू बराबर होता है n-1 के, तो मेरे पास n की वैल्यूज़ 10 है, साथ में -1 है, 10 में से 1 बाकी 9, तो मैंने उसकी वैल्यू लिख दी 9। अब टी कैलकुलेटेड, यहाँ पे आपने एक बात को गौर से देखना है। अब मेरे पास टी कैलकुलेटेड की वैल्यू है -6.67, तो इसके ऊपर मार्ड भी है। ये जो मार्ड होता है ये नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, तो मार्ड ने नेगेटिव को ख़त्म कर दिया। पीछे मेरे पास उसकी वैल्यू बच गई टी कैलकुलेटेड की 6.67, तो मैंने उसको लिख दिया। उसके बाद आपने ये जो वाला साइन है ना, वो इसकी वैल्यू को बाद लगाना होता है। अब टी 0.025 को हमने 9 के टेबल में बुक के ऊपर चेक करना है, और जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमने लिखनी है और उसके अकॉर्डिंग हमने साइन लगाना है। अब 0.025 को 9 के टेबल में हमने चेक करना है। ये 9 है तो उसकी मेरे पास वैल्यू बन रही है 2.262, तो मैंने उसकी वैल्यू लिख दी 2.262। अब अगर हमारा टी कैलकुलेटेड की वैल्यू टी अल्फा ओवर 2 इंटू न्यू से बड़ी आ रही हो, तो उसका मतलब होता है वी रिजेक्ट H0। अगर हमारी टी कैलकुलेटेड की वैल्यू छोटी आ रही हो तो उसका मतलब होता है वी एक्सेप्ट H0। अब हमारी टी कैलकुलेटेड की वैल्यू बड़ी है तो उसका मतलब है वी रिजेक्ट H0। 6 स्टेप कंक्लूजन, सो वी रिजेक्ट H0 बिकॉज द वैल्यू ऑफ टी कैलकुलेटेड। हमने H0 को रिजेक्ट किया है, उसकी वजह है कि हमारा जो टी कैलकुलेटेड है इज़ ग्रेटर देन टी अल्फा इंटू न्यू, यानी कि हमारे टी कैलकुलेटेड की वैल्यू टी अल्फा ओवर 2 इंटू न्यू से बड़ी है, इस वजह से हम इसको रिजेक्ट करते हैं। अब मैं आपको लेके आता हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 10 है, एन एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म विद 7 hoop plants, 1 half of each plant was pollinated and the other half was not pollinated. The yield of the seed of each hoop plant is tabulated as follow। हमें दिए गए नंबर ऑफ प्लांट्स 1 2 3 4 5 6 और 7, उसमें पोलिनेटेड जो है वो है 0.78, 0.76, 0.43, 0.93,
0.92, 0.86, 0.59 एंड 0.68 और नॉन पॉलिनेटेड है 0.21, 0.12, 0.32, 0.29, 0.30, 0.20 एंड 0.14। तो यहाँ पे हमें 4 पार्ट्स फाइंड करने को कहा गया है, ए बी सी और डी। लेकिन जो बी और सी पार्ट है ये थ्योरी का है, हम यहाँ पे ए और डी पार्ट फाइंड करेंगे। पहले मैं ए को सॉल्व करूँगा। डिटरमाइन एट 5% लेवल, यानी कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 होगा। whether the pollinated half of the plant gives a higher yield in seed than the non-pollinated half. State the assumption and hypothesis to be tested and carry through the competitions to make decision. अब मैं आपको इसके सॉल्यूशन की तरफ लेके आता हूँ। एच नॉट में हम लिखेंगे म्यू पी लेस आर इक्वल है म्यू एन। उसकी वजह क्या है? वेयर म्यू पी, यहाँ पे जो हमारे पास म्यू पी है डिनोट्स द मीन यील्ड ऑफ पॉलिनेटेड, यानी कि जो म्यू पी है वो डिनोट कर रहा है मीन यील्ड ऑफ पॉलिनेटेड के, एंड जो म्यू एन है दैट ऑफ द नॉन पॉलिनेटेड, और वो किसको कर रहा है? वो डिनोट कर रहा है नॉन पॉलिनेटेड को म्यू एन। और एच वन जो हमने उसका अल्टरनेटिव लेना है उसमें हमने लिखना है म्यू पी ग्रेटर है म्यू एन, that is the pollinated half does give a higher yield than the non-pollinated. Second step level of significance वो हमें given है अल्फा which is equal to 0.05. तीसरा स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, t नीचे CAL यानी कि t कैलकुलेटेड which is equal to d बार ओवर SD ओवर n स्क्वायर रूट। तो पिछली जो हमने एग्जांपल की थी उसी तरह हम d बार और SD को फाइंड करेंगे और n की हमें वैल्यूज़ पहले ही गिवन है। यहाँ पे स्टेप है मैंने लिखा है न्यू बराबर होता है n-1, n से मुराद है नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो मेरे पास 7 है, साथ में -1, 7 में से 1 बाकी 6। 4 स्टेप है कैलकुलेशन, तो उसमें मैंने लिखा है वी नो दैट d बार बराबर है समेशन d ओवर n, यानी पहले मैं d बार फाइंड करने जा रहा हूँ जो बराबर समेशन d ओवर n के हैं। तो n की वैल्यूज़ तो मेरे पास पहले ही मौजूद है जबकि मुझे d की वैल्यूज़ की ज़रूरत है। तो d बराबर होता है x1 माइनस x2 के। तो मैं पिछली एग्जांपल की तरह टेबल बना के इसको सॉल्व करूँगा। पहले मैंने लिखा प्लांट नंबर जो मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर मैंने लिखा पॉलिनेटेड जिसको मैंने नाम दिया x1 का जो मेरे पास है 0.78, 0.76, 0.43, 0.92, 0.86, 0.59 एंड 0.68। नेक्स्ट है मेरे पास नॉन पॉलिनेटेड, उसको मैंने x2 का नाम दिया जो मेरे पास है 0.21, 0.12, 0.32, 0.29, 0.30 और 0.20 और 0.14। आगे जो मेरा मेन पॉइंट फाइंड करना था d, उसको मैंने फाइंड किया। d बराबर होता है x1 माइनस x2 के। x1 माइनस x2 का मतलब है कि x1 की हर वैल्यू में से आपने x2 की वैल्यू को माइनस करना है। मैं फर्स्ट वैल्यू से स्टार्ट करता हूँ 0.78 माइनस 0.21 विच इज़ इक्वल टू 0.57। इसी तरह 0.76 में से 0.12 तो आंसर 0.64। इसी तरह 0.43 में से मैंने माइनस किया 0.32 को तो मेरे पास आंसर आया 0.11। 0.92 में से मैंने माइनस किया 0.29 को तो मेरे पास आंसर आया 0.63। 0.86 को में से मैंने माइनस किया 0.30 को तो मेरे पास आंसर आया 0.56। इसी तरह 0.59 में से मैंने माइनस किया 0.20 को तो मेरे पास आंसर आया 0.39। इसी तरह 0.68 में से मैंने माइनस किया 0.14 को तो मेरे पास आंसर आया 0.54। तो मैंने डी की तमाम वैल्यूज़ को ऐड किया तो आंसर बन गया 3.44। अब मैं फाइंड करने चाह रहा हूँ डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर की मुझे ज़रूरत पड़ेगी एस डी की वैल्यू में, तो इस वजह से मैं यहाँ पे डी स्क्वायर फाइंड कर रहा हूँ। डी स्क्वायर का मतलब है कि डी की हर वैल्यू का स्क्वायर लेना है, यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर 0.57 का स्क्वायर 0.3249, 0.64 का स्क्वायर 0.4096, 0.11 का स्क्वायर 0.0121, 0.63 का स्क्वायर 0.3969 और 0.56 का स्क्वायर 0.3136। इसी तरह 0.39 का स्क्वायर 0.1521, इसी तरह 0.54 का स्क्वायर 0.2916। तो मैंने इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड किया तो मेरे पास डी स्क्वायर का आंसर आया 1.9008 और हमारे पास जो डी की वैल्यू को ऐड करने के बाद आंसर आया है वो है 3.44। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट पेज की तरफ। फर्स्ट मैं डी बार फाइंड कर रहा हूँ। डी बार बराबर है समेशन डी ओवर एन के। समेशन डी की मेरे पास वैल्यूज़ है 3.44 और एन की मेरे पास वैल्यू 7 है। मैंने 3.44 को 7 के ऊपर डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया है 0.491। नेक्स्ट मैं फाइंड करने जा रहा हूँ एस स्क्वायर डी जो बराबर होता है 1 ओवर n-1 समेशन डी का स्क्वायर माइनस समेशन डी का होल स्क्वायर ओवर n।
अब 1/n की जगह उसकी वैल्यू 7, 7 में से 1 बाकी 6, समेशन डी का स्क्वायर, उसकी मेरे पास वैल्यू है 1.9008, फिर माइनस, फिर समेशन डी का होल स्क्वायर, समेशन डी की मेरे पास वैल्यू है 3.44, उसके ऊपर उसका स्क्वायर, नीचे n से मुराद नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो मेरे पास है 7। अब 1/6 सेम, 1.9008 भी सेम, फिर माइनस भी सेम, फिर 3.44 का स्क्वायर, तो मेरे पास आंसर आया 11.8336। नीचे मेरे पास 7, 1/6, 1.9008 सेम, फिर माइनस, तो आपने 11.8336 को डिवाइड करना है 7 के ऊपर, तो आपके पास उसका आंसर आएगा 1.6905। अब आपने 1.9008 में से माइनस करना है 1.6905 को, तो आपके पास आंसर आएगा 0.2103, नीचे मेरे पास 6, तो मैंने 0.2103 को डिवाइड किया 6 के ऊपर, तो मेरे पास उसका आंसर आया 0.0351। तो ये मेरे पास एस स्क्वायर डी का आंसर है। मुझे चाहिए एस डी, तो उसका मतलब है कि मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट लूँगा। पहले मैंने एस स्क्वायर डी के ऊपर स्क्वायर रूट ली, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गई, तो आंसर पीछे मेरे पास सॉरी ये बच गया एस डी। अब 0.0351 के ऊपर मैंने स्क्वायर रूट ली, तो इसकी स्क्वायर रूट मैंने कैलकुलेटर से फाइंड की, तो मेरे पास उसका आंसर आया 0.1873। अब मैं डी बार की वैल्यू और एस डी की वैल्यूज़ टी कैलकुलेटर के फार्मूला में पुट करूँगा। पुटिंग द वैल्यूज़ इन फार्मूला, टी कैलकुलेटेड विच इज़ इक्वल टू डी बार ओवर एस डी ओवर एन स्क्वायर रूट। अब डी बार की मेरे पास वैल्यू है 0.491, एस डी की मेरे पास वैल्यू है 0.1873, नीचे एन है, एन की मेरे पास वैल्यू 7, उसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो मैंने स्क्वायर रूट लगा दी। 0.491 सेम, नीचे 0.1873 भी सेम, 7 की स्क्वायर रूट 2.6458। अब 0.491 सेम, आपने 0.1873 को डिवाइड करना है 2.6458 के ऊपर, तो आपके पास आंसर आएगा 0.0708। फिर आपने 0.491 को डिवाइड करना है 0.0708 के ऊपर, तो आपके पास आंसर आएगा 6.9350। अब मैं आता हूँ इसके 5 स्टेप की तरफ, जो मेरे पास है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन हम डायरेक्ट नहीं लेते, उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था, उसको आपने माइंड में रखते हुए लेना है। अब हमारा जो इस एग्जाम्पल में H1 बना था ना, वो ये बना था, उसके बारे में मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर मैं आता हूँ नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसमें हमारे पास जो H1 है वो है म्यू पी ग्रेटर है म्यू एन। तो अब हमने इसके अकॉर्डिंग अपना क्रिटिकल रीजन को इस्तेमाल करना है। तो मैं आपको क्रिटिकल रीजन की तरफ लेके आता हूँ। ये देखिएगा, म्यू पी ग्रेटर है म्यू एन से। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ग्रेटर का साइन इस्तेमाल हो रहा है। अगर यहाँ पे ग्रेटर आए तो उसका मतलब है आपने ये वाली क्रिटिकल रीजन इस्तेमाल करनी है, यानी कि टी कैलकुलेटेड ग्रेटर आर्टिकल है टी अल्फा इंटू न्यू, तो ये वाली आपने क्रिटिकल रीजन इस्तेमाल करनी है। अब टी कैलकुलेटर ग्रेटर आर्टिकल है टी अल्फा इंटू न्यू। अब टी कैलकुलेटर की जगह मैंने टी कैलकुलेटर सेम लिख दिया, आगे मैंने ग्रेटर आर्टिकल लिख दिया, आगे मैंने टी लिखा, ये लिखा हुआ अल्फ़ा। अल्फ़ा से मुराद अल्फ़ा की वैल्यू जो मेरे पास है 0.05, साथ में न्यू है, तो न्यू के मैंने यहाँ पे फाइंड किया है। न्यू से मुराद था डिग्री ऑफ फ्रीडम जो बराबर होता है n-1 के। n की मेरे पास वैल्यू 7 है, साथ में -1 है, 7 में से 1 बाकी 6, तो यहाँ पे मैंने न्यू की वैल्यू लिख दी 6। टी कैलकुलेटेड की मेरे पास वैल्यू आई थी 6.9350। उसके बाद इसकी वैल्यू हम बुक के ऊपर जो टेबल बना हुआ है उससे चेक कर लेते हैं। मैंने चेक करना 0.05 को 6 के टेबल में, 0.05 और ये मेरे पास 6 है, तो उसमें इसकी वैल्यू आती है 1.94 और 3, तो मैंने उसकी वैल्यू लिख दी 1.943। अब हमारा टी कैलकुलेटेड बड़ा आ रहा है, जबकि टी अल्फा इंटू न्यू की जो वैल्यू है ना वो छोटी आ रही है। जब टी कैलकुलेटेड बड़ा हो तो उसका मतलब होता है वी रिजेक्ट H0। 6 स्टेप कंक्लूजन, सो वी रिजेक्ट H0 बिकॉज द वैल्यू ऑफ टी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन टी अल्फा इंटू न्यू, यानी कि हम H0 को रिजेक्ट करते हैं। उसकी वजह ये है कि हमारा जो टी कैलकुलेटेड है उसकी जो वैल्यू है वो टी अल्फा इंटू न्यू से बड़ी है, इस वजह से हम उसको रिजेक्ट करते हैं। अब मैं आपको इसके डी पार्ट की तरफ लेके आता हूँ। डी पार्ट हमें गिवन है, गिव 90% कॉन्फिडेंस लिमिट्स फॉर द डिफरेंस इन मीन यील्ड्स। इसको देखिएगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा द 90% कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर द डिफरेंस इन मीन μ1 माइनस μ2 इन केस ऑफ पेयर्ड ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे μ1 माइनस μ2 मैंने क्यों इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसमें मुझे डबल वैल्यूज़ गिवन है, यानी कि पेयर्स वैल्यूज़ गिवन है।
इस वजह से मैंने μ1 और μ2 लिखा। अगर सिंगल वैल्यू गिवन होती तो मैंने ओनली म्यू लिखना था। अब इसमें हमने जो उसका फार्मूला इस्तेमाल करना है वो करना है डी बार प्लस माइनस टी अल्फा ओवर 2 इंटू न्यू एस डी ओवर एन स्क्वायर रूट। अब डी बार की वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये वाली डी बार की वैल्यू जो हमने फाइंड की है 0.491, उसके बाद फिर प्लस माइनस पी टी अल्फा ओवर 2 इंटू न्यू। अब इसको आपने कैसे फाइंड करना है उसको मैंने सेपरेट बताया है। यहाँ पे अल्फा ओवर 2 को हमने पहले सॉल्व करना है। मैंने लिखा है 1 माइनस अल्फा जो बराबर होता है जो आपके पास गिवन कॉन्फिडेंस इंटरवल है, यानी 90% है तो 0.90, इधर 1 प्लस का था उस साइड पे गया तो वो माइनस का बन गया, तो मेरे पास माइनस अल्फा की वैल्यू बन गई 0.90 को माइनस 1 में से माइनस करने के बाद माइनस 0.10, माइनस से मैंने माइनस को कट कर दिया तो अल्फा की मेरे पास वैल्यू बच गई 0.10। अब मुझे चाहिए अल्फा ओवर 2, तो मैं दोनों साइड 2 के ऊपर डिवाइड करूंगा, इधर भी 2 और इधर भी 2, तो अल्फा ओवर 2 सेम 0.10 को मैंने 2 के ऊपर डिवाइड किया तो आंसर आया 0.05। अब साथ में है टी और साथ में है न्यू। अब पहले मैं न्यू की वैल्यू फाइंड करूंगा। न्यू बराबर होता है n-1, एन से की वैल्यू है 7, साथ में -1, 7 में से 1 बाकी 6। अब मैं इस टी अल्फा ओवर 2 इंटू न्यू को इकट्ठा फाइंड करता हूँ, टी अल्फा ओवर 2 इंटू न्यू। अब टी सेम रहेगा, अल्फा ओवर 2 की जगह उसकी वैल्यू जो मेरे पास है 0.05 और ये न्यू है, न्यू की मेरे पास जो वैल्यू है वो है यहाँ पे मैंने फाइंड की वो 6 है। अब आपने 0.05 को 6 के टेबल में चेक करना है तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.943। हम यहाँ पे भी चेक कर चुके हैं, पहले भी 0.05 को हमने 6 के टेबल में ऑलरेडी चेक किया हुआ है तो उसकी वैल्यू बनती है 1.943। नेक्स्ट है मेरे पास एस डी, तो एस डी की भी हमने वैल्यूज फाइंड की हुई, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये मेरे पास एस डी की वैल्यू आई थी 0.1873, तो वो हमने लिख दी। नीचे एन है, एन से मुराद नंबर ऑफ वैल्यू जो मेरे पास है 7। अब 0.491 सेम, प्लस माइनस भी सेम, 1.943 भी सेम, 0.1868 भी सेम, नीचे 7 है तो 7 की स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा 2.648। अब 0.491 सेम, प्लस माइनस सेम, 1.943 भी सेम, तो आपने इस फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू के ऊपर डिवाइड कर देना है तो आंसर आएगा 0.071। अब 0.491 सेम, प्लस माइनस भी सेम, इन दोनों वैल्यू को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आंसर आएगा 0.137। अब यहाँ पे प्लस माइनस का साइन है, उसका मतलब है कि आपने पहले इस फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू के साथ प्लस करना है, फिर आपने इस फर्स्ट वैल्यू को इस सेकंड वैल्यू के साथ माइनस करना है। तो यहाँ पे मैं इसको प्लस करता हूँ 0.491 प्लस 0.137 तो आंसर आएगा 0.628। तो यहाँ पे मैं इसको माइनस करता हूँ 0.491 माइनस 0.137 तो आपके पास आंसर आएगा 0.354।